नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चमोली में शौर्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। चमोली जिले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैपड़ू में आयोजित शौर्य महोत्सव का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित इस 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव में पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सरकारी स्टॉल भी लगे हुए हैं, जिसमें आमजन को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि इस महोत्सव में पहुंचकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने वीर नारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक के सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के आर्थिकी सुधारने का काम भी सरकार कर रही है। वहीं इस शौर्य महोत्सव के अध्यक्ष वीरू जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली इस मौसम में रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उनके अड्डों को नष्ट करने के लिए या दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अब कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से उन्होंने कह दिया कि अगर एक भी गोली दुश्मन की आती है, आतंकवादी की आती है, अलगाववादी की आती है, तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों के पराक्रम सर्वोच्च बलिदान के साथ ही सेना को आज अनेक प्रकार से हथियारों से सुसज्जित किया गया है। आज भारत न केवल अपनी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि रक्षा सामग्री के निर्माण में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे सीएम धामी का कैसा कार्यक्रम रहा और क्या कार्यक्रम था। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाली प्रेसिडेंट का चैपड़ों में शौर्य महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने शौर्य महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जो उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता है शहीद भवानी दत्त जोशी, उनके स्मारक सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की और तमाम जो वहाँ पे वीर नारियां थी उनको उन्होंने सम्मानित भी किया। कहने की जो सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वहाँ पे वीर नारियों के बीच पहुंच कर वे अपने आप को बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, हमें यह जानकारी देने के लिए। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे और जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी एवं मंत्री डॉक्टर रावत ने पौड़ी में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति का अनावरण किया। इस अनावरण के पश्चात वे कंडोलिया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही कंडोलिया महोत्सव के अंतर्गत कंडोलिया मैदान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख मंदिरों को एक नई पहचान देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहु मंदिर को भी विश्व पटल पर लाने की दिशा में काम चल रहा है, जिससे न केवल आस्था को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गढ़वाल सांसद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अनिल बलूनी द्वारा गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लिए लगातार उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कार्य आने वाले समय में जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे। देखिए, जो जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव है उसमें हम कल भी आए थे, आज भी कार्यक्रम था और आज महर्षि वाल्मीकि का यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण में हम लोगों ने किया है। पौड़ी हम सब लोगों का अपना जिला भी है, तो यहाँ के विकास के लिए जो भी संभव हम करेंगे। और अभी हम यहाँ पे एनसीसी एकेडमी भी ला रहे हैं, लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से हम उसको बना रहे हैं। साथ ही हम यहाँ के हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक में दे रहा हूँ, लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से दे रहा हूँ। आज कल मैंने पूरा जो जिला हॉस्पिटल है उसके भूमि के चयन के लिए भी कमेटी बनाई है, बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होगा।
देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बताते हैं उत्तराखंड शासन एक खास प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में लाने जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासी को रोजगार भी मिलेगा और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोग अपनी जमीन पर होम स्टे समेत आकर्षण का केंद्र बनने वाले कलाकृतियों का निर्माण कर सकेंगे, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके लिए सरकार लोगों को लोन की सुविधा देगी। सचिन कुर्वे ने कहा कि यह पॉलिसी जल्द कैबिनेट में लाई जाएगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने जानकारी दी कि जो कि उत्तराखंड का निवासी है, वह अगर अपनी जमीन पर होम स्टे संबंधित कुछ अन्य रोजगार खोलता है तो उसे सरकार लोन उपलब्ध कराएगी। स्थानीय निवासी प्राइवेट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत रोजगार कर सकेंगे। से हम जल्दी वे साइड एम्यूनिटीज को डेवलप करने के लिए पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति जो यहाँ का निवासी व्यक्ति है, जो अपनी जमीन पे इस तरह के वे साइड एम्यूनिटी डेवलप करना चाहता है, जिसका डिजाइन यूटीडी भी उसको देगा, वो प्राइवेट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत वो कर सकेगा। तो इस तरह की एक पॉलिसी हम जल्दी कैबिनेट में लेंगे। ये है कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज किसी भी प्रदेश का जो टूरिज्म का जो ब्रांड होता है, उसका प्रोफाइल होता है, इसमें वे साइड एम्यूनिटीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो केवल डेस्टिनेशन ट्रैवल नहीं करता है, हमारे यहाँ इतना टूरिज्म पोटेंशियल है, रुकते रुकते जाता है, तो उसके लिए अच्छी वे साइड एम्यूनिटीज रहे। और सेकेंडली इस वे साइड एम्यूनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उसका भी बहुत पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम ये पॉलिसी बहुत जल्दी कैबिनेट में लक्ष्य भी रखा हमने के लिए अच्छे क्लास का वे साइड एम्यूनिटी डेवलप हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। उसमें हम फिजिकली क्वांटिफाई नहीं करेंगे, जो डेस्टिनेशन है, जो रूट्स है, वो हम डिटरमाइन करेंगे और कितने रूट पे कितने वे साइड एम्यूनिटीज रहे, इसका भी एक मानक ठहराया जाएगा। क्योंकि ये ना हो कि सैचुरेट ना हो और दूसरे कारण एक दूसरे को प्रभावित भी ना करे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल आयोग और राज्य सरकारों को स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को लागू करने के लिए कहा था। उत्तराखंड में पॉलिसी तैयार करने के साथ ही मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। 2 जून को राज्य सरकार ने पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी 2025 की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही ये नीति उत्तराखंड में लागू हो गई है। इस नीति में तमाम प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत सड़क किनारे रहने वाले बच्चे या फिर सड़कों के किनारे भीख मांगने वाले बच्चों को एक बेहतर जिंदगी मुहैया कराना है। हालांकि इस नीति के लागू न होने से पहले जिला स्तर पर बच्चों के पुनर्वास और उन्हें भीख मांगने की दलदल से बाहर निकालने के पहले समय पर होती रही है, लेकिन पहली बार राज्य स्तर पर स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी 2025 लागू की गई है। ऐसे में इस पॉलिसी के तहत बच्चों के लिए तमाम योजनाओं का संचालन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखंड राज्य में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति 2025 जारी की गई है। यह नीति अभी जून के अभी प्रथम सप्ताह में जारी की है। ये बेसिकली इस नीति में जो जोखिम वाले बच्चे हैं, जोखिम श्रेणी के बच्चे, कमज़ोर श्रेणी के बच्चे हैं, उनकी पहचान करना और कैसे पहचान की जाएगी और उसके बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट इस पर काम करेंगे, उसके बारे में ये नीति फोकस कर रही है। हरिद्वार में सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें, हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद घोटाले में सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर बड़ी कार्रवाई कर दी। हालांकि पैसे की रिकवरी करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादित जमीन की डील को रद्द कर पैसे की रिकवरी के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हरिद्वार की मेयर किरण जैसल का कहना है कि उनकी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर नजीर पेश की है। मेयर का यह भी कहना है कि मामले की जांच शुरू होने के बाद नगर निगम और विक्रेताओं के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। डील को रद्द कर पैसा किस तरह वापस लाया जा सकता है, इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। कि सरकार, हमारी जो सरकार है, उसने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है और दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसमें बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं उनका दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और जो भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ और जांच होनी चाहिए।
साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया है और आगे क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखिए सत्ता, जहाँ तक नगर निगम की जो जमीन है उसकी घोटाले की यदि बात की जाए तो जितने भ्रष्ट अधिकारी थे उन सब पर कार्रवाई की जा चुकी है। डीएम कर्मेंद्र सिंह पर कार्रवाई हो चुकी है, जो तत्कालीन एमएलए थे वरुण चौधरी उन पर कार्रवाई हो चुकी है, तत्कालीन एसडीएम अजूबीर सिंह उन पर भी कार्रवाई हो चुकी है। उनके साथ साथ और भी अन्य मेरे ख्याल से करीब दर्जन भर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई यहाँ शासन स्तर द्वारा की जा चुकी है। अब कार्रवाई होने के बाद जो सबसे प्रमुख चुनौती है वो ये बनी हुई है कि जो 54 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त की गई है उसकी रिकवरी कैसे की जाए। तो इसी के विषय में मेयर किरण जैसल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से चर्चा की जा रही है कि जो 54 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त की गई है, जिस 54 करोड़ रुपए के 54 करोड़ रुपए में जो जमीन खरीदी गई है वो चूंकि पूरे मामले की जब तह तक पहुंचे तो वो पूरा मामला बिल्कुल फर्जी निकला और वहां कहीं ना कहीं घोटाला भी निकलकर सामने आया है। तो अब वो जो रिकवरी है वो यहाँ पर शासन और प्रशासन के लिए वाकई चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जो जमीन बेचने वाले लोग थे उनमें एक व्यक्ति की तो मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे रिकवरी कर पाना बड़ा असंभव सा लगता है। जो आसान नहीं होगा, रिकवरी कर पाना वाकई आसान दिखता नहीं है। लेकिन जो शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं, जब उनसे इस विषय में पूछा गया तो उनका कहना यही है कि इस विषय में व्यापक चर्चा की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए थे। साथ ही साथ जो सेल डीड है, जो नगर निगम ने भूमि खरीदी थी उसकी सेल डीड को भी निरस्त करने के आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए जा चुके हैं और विजिलेंस की जांच भी जो है पुलिस को सौंपी जा चुकी है, जिसका जो जांच है वो नगर निगम जमीन घोटाले की जांच जो आईपीएस है रचिता दयाल वो यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच करेंगी और जो भी इनके अलावा जो भी अधिकारी या कर्मचारी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन मुख्य चुनौती यहाँ पर रिकवरी की बनी हुई है कि वो जो 54 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त की गई है उसकी रिकवरी कैसे हो, ताकि जो नगर निगम के खाते से ही वो उस जमीन की खरीद फरोख्त की गई है कि वो जो 54 करोड़ रुपए हैं वो नगर निगम के खाते में कैसे आए। तो इसी को लेकर यहाँ पर पसोपेश जारी है। शासन और प्रशासन के अधिकारियों का यही कहना है कि इस संबंध में व्यापक चर्चा की जा रही है, जिसके बाद कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर रिकवरी हर हाल में कराई जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश, हमें ये जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी घिर गई है। हालांकि महिला को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आज प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड का सिर शर्मसार हुआ है। हमें अफसोस है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता महिला अपराधों में संलिप्त है। पहले केवल अंकिता भंडारी मामले को लेकर भाजपा के हाथ जले हुए थे, लेकिन अब भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही उसने जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ अपनी आंखों के सामने यौन उत्पीड़न करवाया, इससे बड़ा महापाप नहीं हो सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो महापाप कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म का ठेका लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है, क्योंकि इस महिला के जो संपर्क और संबंध हैं वो भाजपा के छोटे नेताओं से शीर्ष नेतृत्व तक हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं भाजपा के कुकृत्यों से जनता को वाकिफ कराने के लिए अब कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर घर घर का दरवाजा खटखटाएगी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे, यौन शोषण मामले पर कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है, बीजेपी कितनी मुश्किल में है अभी इस समय? देखिए, मैं बात करूं यौन शोषण के मामले में, तो यौन शोषण के मामले में इस समय भाजपा हर जगह से घिरी हुई है। पहले जैसे ही अंकिता भंडारी केस का वो आया उस पे घिरी हुई है, क्योंकि आज तक हर बार कोई भी चाहे किसी के चाहे उसकी अंकिता की मां सुन लो, चाहे बाहर कांग्रेस के नेता सुन लो, चाहे आम पब्लिक सुन लो, हर किसी के भी जहन पे एक ही सवाल है कि वो वीआईपी कौन था। अब जो है एकदम से वो सुप्रीम वहां से कोर्ट से फैसला अंकिता के पक्ष में आया, वो
आजीवन कारावास हुई। तो उसके बाद तुरंत हरिद्वार का मामला आया। हरिद्वार का मामला इतना संगीन मामला है, जो कि बच्ची खुद उसी की माँ, और सबसे बड़ी बात है 13 साल की नाबालिग बच्ची, अगर उसके साथ उसकी माँ जो है उत्पीड़न करवाती है और रेप करवाती है, तो ये भाजपा के लिए खुद उस पार्टी के लिए शर्मसार की बात है, जो पार्टी कहती है कि महिला बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और घर घर कभी हर चीज में महिलाओं को आगे करने वाली भाजपा आज वहां पे महिला उत्पीड़न के मामले में भी सबसे आगे है। हर आरोप, कोई भी नेता, हर छोटे से बड़ा नेता, हर नेता आज भाजपा का रेप केस में घिरा पड़ा हुआ है, और हर कहीं, ये उत्तराखंडी से नहीं, हर जिले से एक ही सुनाई देता है कि भाजपा का वो नेता, वो पार्षद, वो विधायक जो है रेप केस में। तो ये भाजपा के लिए आज की डेट पे बड़ी चुनौती बना हुआ है कि किस तरीके से रोकेंगे, और क्या होगा कि अगर इस तरीके से यौन उत्पीड़न जो भाजपा के नेता करते हैं, खुद उसकी सगी मां करवाती है, और भाजपा के ये नहीं कि उसके जो है संबंध गली कुची के नेताओं से है, उसके संबंध जो है खुद मुख्यमंत्री धामी से भी संबंध अच्छे हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष से हैं, जिला अध्यक्ष से हैं, वो मतलब अच्छे उस पे है, ये नहीं है कि, और अगर इस तरीके की हरकतें करते हैं महिला कोई अपनी बेटी के साथ, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। और इस तरीके से, जिस तरीके से अब भाजपा का कांग्रेस नारा लगा रही है कि बेटी भाजपा से बेटी बचाओ, भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ, और हकीकत ये मामला सामने आ रहा है। अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ, कि जिस तरीके से लगातार ये मामले आ रहे हैं, इस तरीके मामले कांग्रेस के अभी तक इस तरीके से देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन भाजपा के जब इस तरीके के मामले देखने को नजर आ रहे हैं कि कहीं बेटी के साथ हो रहा है, कहीं पड़ोसी के साथ हो रहा है, कहीं किसी कार्यकर्ता के साथ कुछ न कुछ पीड़न हो ही रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। देहरादून में एक अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या सामने आई है। इस समस्या के निदान हेतु विभागीय स्तर पर लगातार काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण की समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम बात करें राजधानी देहरादून के व्यस्ततम चौराहों और व्यस्ततम मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसका संज्ञान नगर निगम को लिया जाना चाहिए। हालांकि नगर निगम इस पर कार्रवाई करते हैं, साथ ही साथ पुलिस विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ समय पश्चात स्थिति ज्यों की त्यों नजर आती है। अब पुलिस विभाग द्वारा पुनः अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू किया जा रहा है। एसएसपी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के ऐसे फुटपाथ या ऐसी जगह जहां पर इस तरह के अतिक्रमण किए जा रहे हैं, वहां पर विभाग के द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई है और हम लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, किसी भी शहर जब डेवलप होता है तो अतिक्रमण एक उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है, और जिस तरह से देहरादून में देखा गया कि अस्थायी अतिक्रमण उसमें बहुत सारे व्यापारी जो छोटे-छोटे उनके द्वारा भी किया जाता है, और साथ ही साथ सबसे बड़े जो देखा गया दिक्कत वो जो फल ठेली वाले होते हैं, जो करीब 5000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पता चला कि रजिस्टर्ड भी है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो कहीं न कहीं रेगुलेट करना मुश्किल होता है। ये जॉइंट एक्साइज़ में मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो पुलिस एक्ट में जो प्राविधान है जुर्माने के, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक इसको टीम द्वारा जब्त ना किया जाए या ऐसे लोग के लाइसेंस ना निरस्त किए, तब तक मुझे लगता है कि इफेक्टिव कंट्रोल नहीं आएगा। इसीलिए जॉइंट टीम बनाई गई नगर निगम, प्रशासन, पुलिस की, कि वो जॉइंट टीम में उसकी जब्ती भी करे, ऐसी ठेलियों की पड़ पे जो लग रहे हैं अवैध, उनके सामान को जब्त करे, उन पर हैवी जुर्माना लगे, तभी मुझे लगता है कि इसको अच्छे से और कंट्रोल किया जा सकेगा। देहरादून में मानसून सीजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बताते चले उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर लोक निर्माण विभाग में अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने कहा कि लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं और मॉनिटरिंग भी हो रही है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के दौरान तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और उनसे बचने की तैयारी विभाग द्वारा कर ली गई है। चारधाम यात्रा के दौरान जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, इस पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, हम लोग 2 बार समीक्षा कर चुके हैं मानसून की तैयारियों की। एक आज ही सुबह की है हमने, उसमें अपने फील्ड के सारे यूनिट से हम लोगों ने बात करी है। उसके लिए कहाँ पे कौन सी मशीन डिप्लॉय होगी, कौन से एरियाज हमारे सीरियस हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होती रहती है, उसके अल्टरनेटिव मार्ग क्या हैं, ये सारी प्लानिंग करी जा चुकी है। जितनी हमारी मशीनरी है, जितनी हमारे मैन पावर है, कहाँ डिप्लॉय करेंगे, कौन सा स्टेशन होगा, कौन जिम्मेदार होगा, उसका नंबर क्या होगा, ये सारा डिटेल हम लोग अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। मैंने
हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गौरव लॉज में अचानक आग लग गई। देर रात व्यस्ततम इलाके में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त आग लगी उस समय लॉज के सभी कमरों में 35 यात्री ठहरे थे। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया और अंदर फंसे यात्रियों को सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के चलते इलेक्ट्रिक पैनल में लगी थी। लॉज है में आग लगी थी जिसमें लगभग 20 कमरे निर्मित थे और लगभग गौरव लॉज के सभी कमरे फुल थे। आग जो लगी वो इलेक्ट्रिक पैनल में लगी, जिसको फायर सर्विस द्वारा पूर्ण रूप से निकाल लिया गया है तथा इसमें जो यात्री निवास कर रहे थे, जो यात्री बाहर से आए हुए थे, सभी को सुरक्षित निकाला गया। किसी हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक शख्स को पीएसी के राहत दल ने बचाकर जीवन दान दिया। निर्जला एकादशी के मौके पर गंगा में स्नान कर रहा एक श्रद्धालु अचानक गंगा के तेज बहाव में बह गया। बहते हुए श्रद्धालु ने जैसे तैसे हाथी पुल के नीचे लटकी जंजीरों को पकड़ा और काफी देर तक लटका रहा। इसकी सूचना मिलते ही घाट पर तैनात किए गए पीएसी के आपदा बचाव दल की टीम बोट के जरिए मौके पर पहुंची और डूब रहे शख्स का रेस्क्यू कर उसे जीवन दान दिया। राहत बचाव दल के द्वारा उसे पानी से निकाले जाने पर डूब रहे शख्स ने राहत की सांस ली। गंगा में डूब रहे श्रद्धालु का नाम राहुल है, जो जम्मू कश्मीर से हरिद्वार स्नान के लिए आया था। मसूरी के शहीद भरत सिंह चौक स्थित माल रोड बैरियर पर नगर पालिका कर्मचारी के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ने लगा है। नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं नगर पालिका से कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर माल रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं जब तक आरोपी को पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा जाता है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिससे शहर की व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। देहरादून में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रोहित नेगी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों के साथ मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर में देहरादून पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। देहरादून पुलिस द्वारा अभियुक्तों का पीछा करने के दौरान भागने पर मुठभेड़ हुई। हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त जौहर त्यागी मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर स्थित बरलापुर काजी क्षेत्र का निवासी है। मुठभेड़ में एक अभियुक्त के दोनों पैरों और दूसरे के हाथ और दोनों पैरों में गोली लगी। दोनों अभियुक्तों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार में एक युवक का नकली पिस्तौल के साथ रील बनाना भारी पड़ गया। युवक ने सोशल मीडिया यूजर का पिस्टल के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी। पुलिस ने रील का संज्ञान लेकर कार्रवाई की और आरोपी राहुल कंकड़ को पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि राहुल कंकड़ ने जिस पिस्टल से रील बनाई थी वह एक खिलौना है और सोशल मीडिया पर यूजर बढ़ाने के लिए उसने नकली पिस्टल के साथ रील बनाकर अपलोड की थी। पकड़े जाने पर राहुल कंकड़ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।